नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, अभी 2 फरवरी को आर ओ का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें 120 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे। तो इस पेपर को हम सोल्व करते हैं और देखते हैं सवाल कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। कल मैंने इस पूरे पेपर को सोल्व किया है खुद से और खुद से पढ़ा भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला सवाल है, अगर आप पढ़ेंगे इसको, बलबन के काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो आपको बताने कि 1 और 2 में से कौन सा ठीक है। देखिए, सबसे पहले पेपर में शुरू करूं तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा सवाल इसमें पूछे गए हैं, एक तो पूछे गए हैं जनसंख्या, जो मतलब जो जनगणना वाला चैप्टर होता है ना एक, तो वहाँ से सवाल पूछा है। सेंसेक्स, मतलब 5-6 सवाल तो होंगे। और आर ओ के जो प्री हुआ था उसमें भी बहुत सारे सवाल थे जनगणना से, और मेंस में भी जनगणना के सवाल पूछे गए हैं। और पीसीएस भी पूछता है, 1 2 3 सवाल पूछता है। तो जनगणना जो चैप्टर है, सेंसेक्स है, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं कई बार नोटिस कर रहा हूँ एग्ज़ाम में, हम पूर्व मध्यकाल को बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे राजवंश हैं कि उत्तर भारत के अलग राजवंश होते हैं उसके, और मध्यकालीन जो पूर्व मध्यकाल है उसमें दक्षिण भारत के राजवंश अलग होते हैं। तो उसके क्रम पूछता है और उसको हम बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि इतने सारे राजा हैं, इतने सारे राजवंश हैं, तो वो चीज़ ध्यान भी नहीं रहती। लेकिन पीसीएस वहाँ से क्वेश्चन बना ही रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो कुछ एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, उनके उन्हें हमें अच्छे से तैयार करना है। मैं आगे डिस्कस भी करता रहूँगा आपके साथ। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए कि बलबन के काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है। देखिए, दीवान ए अर्ज नामक पृथक विभाग की स्थापना बलबन के काल में हुई है। तो पहला तो आपका ठीक है कि दीवान अर्ज नामक पृथक विभाग की स्थापना उसके काल में हुई है, क्योंकि ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है, ये पीसीएस ने कई बार पूछा है कि दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसके काल में हुई, कि बलबन के काल में। आप पिछले साल का पेपर देखेंगे, अगर आप यूथ की बुक पढ़ रहे हैं आप उसको देख सकते हैं, या आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं उसमें अगर बलबन या सल्तनत काल का कोई चैप्टर है तो उसमें भी आप देखेंगे तो उससे एक सवाल पूछा गया है। तो पहला तो आपका ठीक है। अब उसके दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने सैन्य सुधारों के तहत सैनिकों को पूरा वेतन नगद में देने की शुरुआत की। तो आपका दूसरा गलत है आपका, क्योंकि पूरा वेतन नगद में नहीं दी, इसने जागीर वगैरह के रूप में वेतन देता था ये। तो आपका जो पहला तो आपका ठीक है, लेकिन दूसरा आपका गलत है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका दूसरा, ये तो मुझे पिछले साल के पेपर में कहीं नहीं दिखता है। लेकिन आप किताब अगर बेसिक पढ़ेंगे तो इतनी जानकारी आपको होगी या होनी चाहिए अब, क्योंकि पिछले साल के पेपर में आप पूछ ही लिया अब तो ये। तो इसका आपका जो आंसर होगा फर्स्ट ठीक है आपका, दूसरा गलत है। तो पहला ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर टिक लगा रखा है रेड वाले, ये वाले ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है तो एरावत पीएसआई। तो इसका राइट आंसर बी है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब अगला सवाल आप देखेंगे। देखिए, ये वाला जो सवाल है ये पीसीएस ने पूछा है, 2025 में पूछा है, या तो आरओ में पूछा है या पीसीएस के प्री में पूछा है। ये वाला कि त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ये किसी न किसी पेपर में है। तो पीसीएस के में आप देखना, मुझे कमेंट करके बताना। या यार दूसरी बात, ये चर्चा में होता आप है ना, इसको जो आपने घटना चक्र आई दृष्टि अगर पढ़ी है उसमें भी लिखा है ये वाला क्वेश्चन। अब ये सवाल है, देखिए ये स्टैटिक पोर्शन का सवाल है, हिस्ट्री का सवाल है। आपको कालक्रम में लगाना है, क्रोनोलॉजी के सवाल बहुत पूछता है एग्जाम में, और ये उसी से रिलेटेड है। ये चैप्टर कौन सा है जहाँ से सवाल पूछा गया पिछले साल के पेपर में है? ये है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, एक चैप्टर होता है जिसको हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संगठन है, उनके नाम बताओ। तो ये है। तो सबसे पहले क्या स्थापना किया गई थी? बंग भाषा। तो बंग भाषा प्रकाशिक सभा। फिर उसके बाद प्यारे साथियों लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी द्वारकानाथ टैगोर जी ने। तो ये होगा फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तीसरा आएगा, फिर आएगा आपका इंडियन लीग। तो आपको जो राइट आंसर होगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 राइट आंसर है, और ये स्टैटिक पोर्शन का सवाल है। देखिए प्यारे साथियों, पीसीएस का चाहे प्री हो या आर ओ का पेपर हो, कोई भी प्री हो या मेंस हो, इनमें अगर हमें सफल होना है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को
सही करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है हमारे पास, स्टैटिक पोर्शन को रटने का माध्यम है। लेकिन करंट अफेयर में सब इक्वल है, हमें नहीं पता कि कहाँ से एग्जामिनर पूछता है, ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि आजकल करंट अफेयर के सवाल भी क्रोनोलॉजी के सवाल पूछ रहा है, चारों स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जो सवाल हैं इनके गलत होने की चांस ना के बराबर होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखा, इसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपका मैथ का है, इसको नहीं देखेंगे। वैसे ये सवाल आसान है कि अब रोही क्रम में लगाना है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे। देखिए सवाल आपका ट्रांस फैट के, साइंस का सवाल है। ट्रांस फैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो ये है टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को कम करता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। जबकि ये HDL को कम करता है, ये हृदय की बीमारी के खतरे को बढ़ाता है, ये LDL को बढ़ाता है। तो ये A B C ठीक है आपके, डी गलत है। तो फैट के बारे में आप पढ़ते हैं कि गुड फैट है, बैड फैट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में ODP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है कि किस वर्ष लॉन्च की गई थी? 2018। करंट अफेयर का सवाल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? देखिए इलेक्शन कमीशन है, पॉलिटी का सवाल है। तो लोकसभा के चुनाव कराता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के भी चुनाव कराता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख करता है, ठीक है। ग्राम पंचायतों के चुनाव कराना, क्या बताइए, क्या भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो ग्राम पंचायत के चुनाव कराता है? नहीं। तो डी आपका गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है डी। अगला बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है, ये 6 से 7 सवाल हैं जो मेरी नज़र में है, जो आपके जनगणना से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तो नई जनगणना हुई भी नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता तब तक तो आपको 2011 के जनगणना के जो आंकड़े हैं, देखिए बहुत फैक्ट है इसमें, तो आपको अच्छे से इसको मेमोराइज करना है, रटने हैं, क्योंकि हर बार 7 से 8 सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर। RO में तो पूछ रहा है, PCS में 1 2 3 सवाल पूछता है। तो आप लगाइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा सी, गाजियाबाद का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं, राजधानी है। ये पिछले साल के PYQ में है, आपको पता ही है। जो पिछले 1 2 साल से पेपर दे रहे होंगे वे तो पढ़ ही रहे होंगे PYQ, उन्हें पता भी होगा कि कंबोज की राजधानी राजपुर है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। तो पहले बी का 4 लगाइए। वत्स हैं आपके, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, तो बी का 4 किसमें? केवल बी एलिमिनेट कर दो, सी कर दो, डी कर दो, तो आपका काय में केवल ए, तो ए राइट आंसर है। तो ये पिछले साल का पेपर है, आप खुद उठा के देख लीजिए। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर है, कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ है। तो इसका राइट आंसर है ए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए जो स्टैटिक पोर्शन है वे हमें नहीं गलत करने हैं, और हिस्ट्री में तो बहुत फैक्ट है, तो हमें इनको अच्छे से याद करना है। और सबसे इसका सिंपल तरीका है, आप PYQ रट जाइए। आपने PYQ रट दिए तो आपका काम हो गया, क्योंकि प्यारे साथियों आप कितनी बुक्स पढ़ेंगे हिस्ट्री की, एशियन, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, कहाँ कहाँ से किताब रटेंगे, तथ्य रटेंगे। तो आप PYQ उठाइए हिस्ट्री के, और उसके PYQ और एक्सप्लेनेशन उसके अच्छे से रट दीजिए, सारे क्वेश्चन रट दो आप, तो आपके आंसर आपका हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर ये है। अगला बढ़ते देखिए साइंस का सवाल है कि नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है? आपने अगर न्यूक्लियर वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है ग्रेफाइट का होता है, D2 का होता है, D2 क्या बोलते हैं? भारी पानी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा Al2O3 है, तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, आप देखिए यहाँ ये बायोलॉजी का सवाल है। ग्रंथि लिखी है और यहाँ लिखा है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो आप इसको पढ़िए। एड्रिनल है, अधिवृक्क, थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी है, और हाइपोथैलेमस है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो आपकी थायराइड ग्रंथि है ये कहाँ पे होती है? मुझे एक बार आप बताओ। थायराइड कहते नहीं इसको, देख लीजिए थायराइड तो नहीं हो रहा, इससे वजन तो नहीं बढ़ रहा, मतलब जो बहुत मोटे जाते हैं
या बहुत हार जाते हैं तो थायराइड बढ़ा हुआ घटा हुआ होता है। तो थायराइड कहाँ पाई जाती है? तो गर्दन में, वृक्क में, थैलेमस के नीचे, मस्तिष्क में। तो कहाँ पाई जाती है ये आपको पता है? यहाँ गर्दन में पाई जाती है। तो बी का आंसर है आपका, बी का फर्स्ट है। तो आप देखिए क्या बी का फर्स्ट किस ऑप्शन में है? तो आप देखिए ए में नहीं है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल बी, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये स्टैटिक पोर्शन का सवाल है। और बायोलॉजी में ये सवाल आप पढ़ते हैं तो आप ये ग्रंथि आप इनको याद कीजिए कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि आपको पता है कि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। सी का 4 है। तो आप इन सब चीज़ों को याद कीजिए, आपके पीसीएस 2026 प्री में आपके काम आने वाला है, तो उसको याद कीजिए। अब देखिए, अब ये सवाल है बायोलॉजी का है। मैंने शायद ये सवाल आपका आरओ में एक बार कराया था। आरओ का जो मैंने साइंस का क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कहाँ से आया, या तो आरओ में पूछा था या पीसीएस में ही, कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है। देखिए यहाँ पूछा कि सही सुमेलित नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट प्रदूषण से होता है। बिनामाटा रोग मरकरी प्रदूषण से होता है। तो नोकनी सिंड्रोम फ्लूओराइड प्रदूषण से होता है। जबकि इटाई रोग आर्सेनिक प्रदूषण से नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। ये बायोलॉजी का स्टैटिक पोर्शन का सवाल है। बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि विभिन्न रोग। तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 1947 में भारत के राज्य सचिव को सलाह दी थी कि डोमिनियन स्टेटस के आधार पर तत्काल सत्ता का हस्तांतरण किया जाए? तो इसका जो राइट आंसर है, वीपी मेनन ने राज्य सचिव को यही सलाह दी थी कि भाई सत्ता का तुरंत हस्तांतरित करो डोमिनियन स्टेट्स के आधार पे। तो राइट आंसर है इसका ए। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आप देखिए, ये ज्योग्राफी का सवाल है। और नदी, पर्वत, पहाड़, जो मैपिंग का पोर्शन है उसको आप अच्छे से मेमोराइज कीजिए। तो आप नदी पढ़िए सबसे पहले, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। इससे देखिए डरना नहीं है, इस तरह की सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपको 1 2 पता है, हो सकता है कि आंसर निकल जाए, आपको इत्मीनान से पढ़ना है। उत्पत्ति स्थल देखिए आप, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर, नासिक, सिहावा। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ते हैं कि पहले गोदावरी आएगी, फिर कृष्णा आएगी, फिर कावेरी आएगी, क्रम है ये उत्तर से दक्षिण। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपने पढ़ा। अब आप मुझे महानदी बताइए, महानदी कहाँ से निकलती है? क्या ये पूर्वी घाट से निकलती है या ये पश्चिमी घाट से निकलती है? तो आपने नाम सुना होगा कि महानदी जो नदी है वो सिहावा पहाड़ी से होती है। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा, और ये पिछले साल के पेपर में भी है। तो महानदी नदी जो है वो सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो ए का जो है वो 4 है। ठीक, तो अब आप लगा लीजिए इसका आंसर क्या है। ए का 4 है, तो ए का 4 आप लगाएंगे क्या? ए का 3 में नहीं है, एक बी में नहीं, सी में है नहीं, तो डी ही राइट आंसर हो गया। बेशक आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ना बताओ, लेकिन आपका आंसर तो निकल गया। मैं आपसे फिर भी आपको कहता हूँ, जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे उत्तर भारत की नदी बताओ, सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इन 3 नदी का उद्गम स्थल और उनके महत्वपूर्ण सहायक नदियों के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए। ऐसी दक्षिण भारत की नदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, फिर गोदावरी से ऊपर नर्मदा और ताप्ती है। ठीक, और जो महानदी है। तो इन सब के आपको उद्गम स्थल, प्लेस ऑफ ओरिजिन, और ये किस राज्य से होकर बह रही है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए हिंट हिंट के लिए। और दूसरा, इनका महत्वपूर्ण जो आपकी सहायक संधि है उनको आप याद कीजिए। तो बिल्कुल स्टैटिक सवाल है, तो इसका आंसर है डी है। अब आप अगला सवाल देख सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? ये करंट अफेयर का सवाल है, और इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। बिहार इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिटी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17। पॉलिटी के सवाल तो आसान सवाल इसमें पूछे गए हैं। तो आप पढ़ेंगे, मौलिक संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है और न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो आपका पूछा है यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो पहला तो ठीक है भाई, कि यहाँ पे मौलिक अधिकार वाद योग्य। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय उनको कराया जा सकता है, न्यायालय में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो पहला तो आपका ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इनको निलंबित किया जाता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ये भी बात ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा भी ठीक है आपका। और ये तो अम्लक्षमिकांत में साफ साफ लिखा है, तो 1 और 2 आपके बिल्कुल ठीक है। अब आपको 2 पता है, तीसरा पढ़िए आप। ये पूर्ण है और किसी भी परिस्थिति में इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। क्या ये वाली बात सही है? क्या ये एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट का मतलब है कि किसी भी स्थिति में इनको प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, तो ये बात तो गलत है। बहुत सारी परिस्थितियां हैं जहाँ पे इनको हम प्रतिबंध करते हैं, तो थर्ड तो गलत है आपका। इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता, क्या ये बात ठीक है कि क्या इनमें चेंज नहीं किया जा सकता है? कई बार अमेंडमेंट में हुआ भी है, जैसे आर्टिकल आपको संपत्ति का अधिकार हटाया आर्टिकल 19 में से, ठीक है। तो फोर्थ भी आपका गलत है, तो 1 और 2 ठीक है आपका, 1 और 2 ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था आपका बहुत। अब अगला सवाल देखिए, ये है शासक, राजवंश और राजधानी। हम आधुनिक भारत का इतिहास बहुत पढ़ते हैं, बहुत रटते हैं, सब चीज़ ठीक है। मध्यकालीन इतिहास भी हम बहुत पढ़ते हैं। हम जो एशियंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो पूर्व मध्यकाल हम थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे राजवंश हैं। और पूर्व मध्यकाल से पहले एक प्यारे साथी और गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्त उत्तर काल। तो यहाँ से राजवंश से हर बार सवाल पूछता है कि वहाँ के प्रमुख राजा कौन से हैं, उनका क्रम से लगाओ, इनके राजा को क्रम से लगाना। महत्वपूर्ण युद्ध कौन से, जैसे कोल्लम का युद्ध हुआ, हम आगे देखेंगे, पूछा गया है। तो उनकी राजधानी कौन सी है, पूछा गया है। तो देखिए, शासक दे रखी है और राजधानी दे रखी है, और ये पिछले साल के पेपर में भी है। स्टैटिक आपको जो जो 1-2 बार से पेपर दे रहे हैं, या जिन्होंने पिछले साल के पेपर पढ़े हैं, तो उन्होंने पाया होगा कि ये पिछले साल का ही पेपर है। तो आप इसमें पढ़िए, पल्लव, पांड्य, यादव और काकतीय। तो पल्लव की राजधानी मेरे साथ कांची थी, तो ए का 2 है। और जो पांड्य है, पांड्य की राजधानी मथुरा है, बी का 3 है। और यादव की राजधानी क्या है, देवगिरी है। और काकतीय की वारंगल है। आप पिछले साल का पेपर उठा के उसमें लिखा हुआ है कौन से पढ़ने, जो चैप्टर वाइज दे रखे हैं, चैप्टर वाइज से आप इसको पता लगेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर है। पिछले साल का पेपर है। अब देखिए 19वां भी पिछले साल का पेपर है। देखिए यहाँ एक गलत है। अब आप पढ़ेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना धन आवंटित किया गया था। हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट, पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, 1813 का पढ़ते हैं, 1833 का पढ़ते हैं। तो कितना धन आवंटित किया था, तो 1 लाख रुपए वार्षिक। ठीक है, तो इसका आंसर 10 लाख रुपए मासिक। ये सब मासिक में दे रखा है, तो ये गलत है। ठीक है, सी भी आपका गलत है, क्योंकि 1 लाख रुपए मासिक नहीं है, 1 लाख रुपए वार्षिक है, सालाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, डी इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो पिछले साल के पेपर में है, आप पढ़िए। संवैधानिक विकास हम पढ़ते हैं, तो एक साथ ही चार्टर एक्ट पढ़ते हैं हम। तो राइट आंसर आपने देखा इसका डी है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी बहुत सिंपल है, आप देखिए। आर्टिकल 19 के बारे में देख रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। तो आप मुझे बताइए, 6 स्वतंत्रता दे रखी है। तो भारत की सीमा में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, तो ये तो दे रखी है। कोई भी संघ, संगठन, समिति बनाने की स्वतंत्रता दे रखी है, ये भी ठीक है। समिति 97 अमेंडमेंट करा था हमने। ठीक है, तो बिना अस्त्र शस्त्र के शांति सभा करने की स्वतंत्रता, तो ए बी सी आपका ठीक है। क्या डी, अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा किसी धर्म को मानने आचरण करने की स्वतंत्रता, क्या ये है कि आर्टिकल 25 में है प्यारे साथियों, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि सभी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। तो आर्टिकल 25 में वाली बात कही गई है, तो डी आपका राइट आंसर है कि आर्टिकल 19 में यह बात नहीं है। तो ये कितना सिंपल सवाल था। देखिए अगला सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल है, और ये तटों के बारे में, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो आप पढ़िए कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए, दूसरे को कारण आर बताया गया है। तो मैंने बताया था कि इस प्रकार के सवाल कैसे सोल्व करने हैं। मैंने बताया था सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या ए अपने आप में ठीक है या नहीं है। ठीक, फिर आप ए को भूल जाइए। फिर आपको देखना कि क्या आर अपने आप में ठीक है या नहीं है। दोनों अलग आपको देखने हैं। फिर आपको क्योंकि या इसलिए लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप पढ़िए, पहला, पूर्वी तट पर पत्तनों व बंदरगाहों की संख्या कम है।
ठीक है। दूसरा सवाल है पूर्वी तट उन्नमजी तट का उदाहरण है। तो प्यारे साथियों, ये ज्योग्राफी का सवाल है और ये दोनों ही ठीक है कि पूर्वी तट पर पत्तनों व बंदरगाहों की संख्या कम है। पश्चिमी तट कटा फटा है तो वहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिमी तट पे ज़्यादा पाए गए हैं पूर्वी तट की तुलना में। ठीक है, तो आपका ए भी ठीक है और आपका जो आर है पूर्वी तट पर उन्नमजी तट का एक उदाहरण है, तो आपका कारण भी ठीक है। तो आप यहाँ पे क्यों की लगा के आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाला सवाल ये है, ये फैक्ट नहीं बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप सवाल सही कर पाएंगे। पूर्वी तट पर पत्तनों या बंदरगाहों की संख्या कम है क्योंकि पूर्वी तट उन्मजी तट का एक उदाहरण है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो डी है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे इतनी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये सवाल है आप क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि 120 सवाल है प्यारे साथियों, एक दो वीडियो में कंप्लीट करना है। अगर मैं सभी क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा उसमें। मैं फ़िलहाल आपको हिंट दे रहा हूँ। तो अब आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर दिल्ली लाल किला मुकदमा चलाया गया था, ये मतलब कई बार पूछा गया एग्जाम में। आप बताइए इसका आंसर, तो डी है। देखते ही आपको लगाना है प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो लाल किला मुकदमा बहुत फेमस है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलाया गया था, तो उसका राइट आंसर डी है। और पिछले साल के पेपर में है, PYQ में है। जो होंगे मैं आपको बता दूंगा, ये PYQ में है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। चेक करने का एक तरीका, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे गूगल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे गूगल कीजिए, आपको तुरंत आपको पता लग जाए कि ये पिछले साल के पेपर में दे रखे हैं। नहीं तो आपके पास एक चैप्टर वाइज PYQ की बुक होनी चाहिए जो केवल पीसेस द्वारा कराए गए पेपर हैं। ठीक, वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है थोड़ा आप डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि हम ये जनरली किसी भी किताब में ऐसे नहीं पढ़ते हैं, जैसे हम हिस्ट्री किताब पढ़ेंगे क्या वहाँ है, नहीं है। ठीक है, तो कुछ सवाल रैंडम होते हैं, अगर आएगा तो हम कर लेते हैं, नहीं आता तो हम नहीं करते। तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, ये क्यों इतना पूछा गया है, क्योंकि अभी दिल्ली में तिब्बत बौद्ध से रिलेटेड कुछ संगति का आयोजन किया गया था। दिल्ली की बात चल रही है तो वहाँ पे कुछ आयोजन था, तो वहाँ से मुझे लगता है कि वहाँ से इन्होंने सवाल उठाया है। तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर है, लेह में है, तो ए का फर्स्ट। आप इसको याद कर लीजिए, क्या पता एग्जाम में दोबारा पूछ ले 6 दिसंबर को। तो ए का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट केवल सी में, तो सी इसका राइट आंसर है। देखिए नई दिल्ली भी ऑप्शन में हम देखते हैं, तो तिब्बत हाउस का है नई दिल्ली, तो डी का 4। तो ये सवाल हो सकता है कि 6 दिसंबर को पूछ ले। और बौद्ध धर्म हम पढ़ते हैं, क्या बता पूछ ही ले, तो राइट आंसर सी देखा। अब आगे आप सवाल देखिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में निम्न में से पहला स्थान पे कौन रहा है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपी के किन 2 शहरों को विरासत स्थलों और बुनियादी ढांचे के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए हृदय योजना के अंतर्गत चुना गया, करंट अफेयर का सवाल है, तो राइट आंसर है बी, वाराणसी और मथुरा। अब ये सवाल देखिए, जर्मन सिल्वर है, एक मिश्र धातु है, ये सवाल है, तो किसका मिश्र धातु है, तांबा निकेल और जस्ता, तो राइट आंसर है बी, केमिस्ट्री का आप सवाल इसको कह सकते हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। अब अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक वर्षा का दूसरा नाम है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो सी पर्वतीय वर्षा का दूसरा नाम है, तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए मटर है, उनके नाम दे रखे हैं। अब ये इस तरह के सवाल हैं, जनरली हम इनको ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये मटर का जो नाम है पाइसम है, तो ए का 3 है, तो ए का 3 किस में है, केवल सी में है, तो इसको आप याद कीजिए। देखिए PCS 2025 में RO का पेपर हुआ है और PCS 2025 प्री भी हुआ है, तो इन 2 पेपर और ये तीसरा PCS प्यारे साथी सॉरी RO का जो पेपर हुआ है 2 फरवरी को, ये 3-4 पेपर जो हुए हैं इनको अच्छे से याद कीजिए। ये 6 दिसंबर को आपको बहुत काम आने वाले हैं, रिपीटेड क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, 3-4-5 क्वेश्चन भी रिपीट मिले तो आपका काम हो गया फिर। अब देखिए अगला सवाल है आपकी, ई नाम के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए मेंस में हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि आधुनिक तकनीक का किसानों के लिए क्या उपयोग है, तो ये सवाल है, ये करंट अफेयर का सवाल भी है कि ये नाम है एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है, कि कौन सा कथन सही है। और आप देखेंगे इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वे दोनों ही जनरली ठीक होते हैं,
10 में से अगर आप पेपर को खुद एनालाइज करेंगे तो 7-8 के आंसर क्या होगा कि दोनों ही ठीक हैं। तो आप इसको दोनों ही ठीक मान के चलें। तो इसका आंसर क्या है कि ई नाम 2016 में लॉन्च किया गया था, पहला ठीक है आपका। इसमें कृषि उपज विपणन समिति APMS मंडियों के एकीकरण की सुविधा प्रदान की गई है, तो दोनों ही आपके ठीक है। तो 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते देखिए, एंटी पायरेटिक का प्रयोग होता है फीवर में, तो राइट आंसर है सी। अब देखिए ये जो है ये आपका IR का सवाल है, मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। और जनरली जो PCS के विद्यार्थी होते हैं वे मैप को, इंटरनेशनल रिलेशन के मैप को बहुत कम ही ध्यान रखते हैं, लेकिन रखना चाहिए। मैप आप एटलस खरीदें, आप मैप को देखें, पढ़ें कि करंट में क्या मुद्दे चल रहे हैं, कि यूक्रेन की सीमा किससे लग रही है। जैसे इजराइल है, इजराइल का सवाल पूछा कि इजराइल की सीमा किससे लग रही है, कई बार पूछा है। जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, ये सब पूछते हैं। सऊदी अरब की नहीं लग रही है, पूछा है सवाल इसमें। तो जो विवादास्पद कंट्री हैं, जैसे अभी वेनेजुएला है, संकट आया वहाँ, ठीक है, उसके जो पड़ोसी देश है कौन कौन से हैं, तो ये सब हमें याद करना होगा। यूक्रेन की सीमा किससे साझा नहीं करती है, तो रोमानिया बुल्गारिया से करती है, बेलारूस से करती है, स्लोवाकिया से करती है, लिथुआनिया से नहीं करती है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एक क्रम होता है याद करने का। इससे पढ़ते हैं, यूरोप पढ़ते हैं, पहले नॉर्वे आएगा यहाँ, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिर यहाँ पे यूक्रेन है, ठीक है, फिर स्लोवाकिया, हंगरी। तो ये सब हम पढ़ते, क्रम है पूरा, ये सब हमें याद करना ही पड़ेगा। यहाँ फिर बेलारूस है, बेल्जियम है, जर्मनी है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका बाल्टिक सी हो गया। तो ऐसे आपको याद करना है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं, तो सतमाला है, ये पिछले साल के पेपर में गडजात उड़ीसा में है, महादेव रामगढ़, तो ये पिछले साल का पेपर है। आप अच्छे से, एक चैप्टर है भारत का भौगोलिक प्रदेश, तो वहाँ से सवाल है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए जनसंख्या वाला है, जनगणना, 7 से 8 सवाल हैं, तो आप इसको रटें, एक पेपर पे आप सारी चीज़ लिख लें, तो उसको रटें बार बार। PCS की जो प्रकृति है वो रटने की ही है, प्रीलिम्स की। इस बात को हमें समझना है। कॉन्सेप्ट बहुत कम पूछता है, जितने भी आप सवाल देखेंगे, अभी तक हमने 34 सवाल देखे, तो 1-2 सवाल को अगर हम छोड़ दें तो सारे फैक्ट हैं, ये रटने ही पड़ेंगे, और कोई तरीका है ही नहीं। और UPSC में भी ये क्या काम कर रहे हैं, UPSC देखो, UPSC कितना मतलब कॉन्सेप्ट वाले सवाल पूछता है, लेकिन प्रीलिम्स में हिस्ट्री क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, बहुत सारे फैक्ट अब पूछना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने पेपर देखा होगा तो फैक्ट पूछ रहा है बहुत। तो अगला सवाल आप देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है, तो गोवा, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आप खुद सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप देखें, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें मोनोजाइट खनिज से थोरियम संशोधन प्राप्त किया है, तो केरल। अब आप मुझे बताइए कि सवाल ये क्यों पूछा गया है प्यारे साथ। तो एक एनर्जी चैप्टर है, ऊर्जा, तो परंपरागत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये चैप्टर मतलब इससे हर साल 1-2 सवाल पूछता है। UPSC भी पूछता है और PCS भी। और ये सवाल UPSC ने भी एक बार पूछा है, मोनोजाइट वाला, मोनोजाइट के निक्षेप कहाँ पाया जाता है, केरल में। और ये खनिज संसाधन से रिलेटेड जो चैप्टर है वो अच्छे से मेमोराइज करना है, उनके क्षेत्र कौन कहाँ से पाया जाता है। और जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर है ना, परमाणु ऊर्जा, और जो आपकी जो आजकल नई नई ऊर्जा चल रही है, तकनीकें चल रही हैं, इन तकनीकों के बारे में भी पूछता है। लिथियम आयरन बैटरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनर्जी से रिलेटेड है, आप उनको अच्छे से पढ़ें, तो वहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछता है। तो पिछले साल में पूछा गया है, डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूपी की सबसे बड़ी जनजाति पूछी है, अनुसूचित जनजाति, तो थारू है, तो राइट आंसर है डी। अब देखिए जनगणना का फिर सवाल पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो दिल्ली इसका राइट आंसर है। देखिए जनगणना अगर आपको करनी है अच्छे से, तो उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका क्या, किसी भी चैप्टर को करने का तरीका, कि चैप्टर वाइज आप उठाइए, PYQ आपने उठाया तो उसमें एक जनगणना का चैप्टर होगा, उसमें पिछले 25 से 30 साल के जनगणना के क्वेश्चन उसमें दे रखे होंगे, तो आपको 2011 वाले जनगणना के क्वेश्चन को उठा लेना है, 2011 से जो सवाल पूछे गए हैं। तो ऐसे सवाल 15 से 20 होंगे, तो उन 15 से 20 सवाल को आप एक पेपर पर लिख लिया, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ऐसे सवाल पूछता है। फिर ये आप अपनी किताब से कवर करें, फिर
ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद का कांच उद्योग ऐतिहासिक रूप से आसपास के क्षेत्रों में किस कच्चे माल के कारण विकसित हुआ? तो सिलिका रेत, इसका राइट आंसर है डी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सहायता अनुमोदन और अन्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो आयुष्मान कार्ड, सॉरी आयुष्मान भारत, जय गोल्डन कार्ड। तो उसका राइट आंसर है बी। अब ये करंट अफेयर का सवाल है, लखपति दीदी बहुत चर्चाओं में था, मोदी जी ने भी बहुत कहा है। अभी महाराष्ट्र में उन्होंने लखपति दीदी को उन्होंने संबोधित भी किया था, मुझे लगे कुछ मंथ पहले। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो सी है कि सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और लखपति दीदी 1 लाख रुपये और उससे अधिक की वार्षिक आय वाली महिलाएं हैं। तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल तो बहुत आसान है, पॉलिटी का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत है? तो 9 में पंचायत है, 9 में पंचायत, 9 ये नगर पालिका, 9 भी सहकारी समिति। मैंने आपको बताया कि 22 के 22 भाग आपको याद होने चाहिए, 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए, किससे हमने क्या लिया है वो सब हमें पता होना चाहिए। इसको तो कंठस्थ आप कर दो। अब देखिए जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 43, ये सब क्या है? पल्लव शासक है और ये क्या है? दक्षिण भारत का शासक है। सब पूर्व मध्यकाल है, तो पूर्व मध्यकाल को हम बहुत कम पढ़ते हैं। वहाँ पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल। चोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यूपीएससी और पीछे से पूछते ही है चोल एम्पायर। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, उनके राजाओं के क्रम याद करें। तो अब ये सवाल है कि उनका पल्लव शासक हैं, उनका आपको क्रम लगाना है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है इसमें होने वाला है, क्योंकि सब में वर्मन लगा है। ये सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं कि बालाजी विश्वनाथ, माधवराव, नारायण राव फर्स्ट, द्वितीय, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो रट्टे मारना पड़ेगा इनका। तो आपको कैसे ध्यान रखना है? देखिए वर्मन तो सब में कॉमन है, इनको तो आप भूल जाइए, बहुत कंफ्यूज करते हैं वर्मन। ठीक है, तो कैसे याद करना है आप देखिए। आप तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, देखिए सिंह विष्णु ने इनकी स्थापना की थी पल्लव की। तो सबसे फिर सिंह विष्णु जी के बाद आए थे महेंद्र वर्मन, महेंद्र, तो महेंद्र, मैं से ध्यान रखिए, महेंद्र, मैं, तो 4 आएंगे सबसे पहले महेंद्र। ठीक है, महेंद्र, फिर नरसिंह, महेंद्र के बाद नरसिंह, तो 2 नरसिंह, फिर परमेश्वर, तो इसको आपको याद करना। फिर नंदी, नंदी वर्मन, तो 4213, तो राइट आंसर है सी। आप इसको याद कीजिए, पल्लव वंश। पूर्व मध्यकाल के जितने भी राजवंश हैं उनके प्रमुख राजाओं का क्रम याद कीजिए, उनके जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं 2-3 लड़े गए हैं उनको आप ध्यान करिए। और PYQ जो आपका चैप्टर है होते हैं, चैप्टर वाइज, वहाँ पे दे रखा होगा कि पूर्व मध्यकाल दे रखा होगा और वहाँ पे सवाल पूछ रखे होंगे 25 से 30, उनको आप पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कैसे सवाल पूछता है। तो राइट आंसर है सी। अब ये सवाल है, ब्रटलैंड रिपोर्ट है, इन्वायरमेंट का सवाल है। आप बताइए क्या इसमें कुछ दिमाग लगाना है? पढ़ते हैं हम, कई बार पढ़ा हो, सतत विकास से रिलेटेड है। ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की थी। तो राइट आंसर है ए। अब देखिए क्रोनोलॉजी पूछा है इसमें भी, जनगणना का सवाल है, क्रोनोलॉजी बताओ और कैसे बताना है। जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में इसको लगाना है। देखिए इतने सवाल हैं जनसंख्या के, जनगणना के, बहुत। तो उसका राइट आंसर है 3 ना, आप लगा सकते हैं, अगर आपको याद है तो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 3 आएगा, 1 2 4, मुझे तो ये याद नहीं था, तो डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला सवाल है, किस शासक ने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया और रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया? तो एक युद्ध हुआ था कोल्लम, कोल्लम करके एक युद्ध हुआ था, तो कृष्ण तृतीय ने हराया था इनको। ये शायद चालुक्य या राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, मैं एग्जैक्ट ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, कृष्ण तृतीय ने हराया था। तो आपने देखा, तो पूर्व मध्यकाल से क्वेश्चन है, इसको याद कीजिए। तो अगला सवाल है 47, ये PYQ का सवाल है, PYQ में पूछा गया है, आप खुद उठा के देख लीजिए कि लाई दरवाज़ा क्रम में लगाना है, 2.5 दिन का झोपड़ा, अटाला मस्जिद, काली मस्जिद। तो सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2 आएगा, फिर 2.5 दिन का दरवाज़ा आएगा, फिर काली मस्जिद आएगी और फिर अटाला मंदिर, अटाला मस्जिद। तो राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 48 ये रीजनिंग का सवाल है, ये मैथ्स का है।
50वां देखते, देखिए ये सवाल पीसीएस ने भी पूछा है, आरओ में भी पूछा है और उसमें भी, कि भिन्न द्रव्यमान, क्योंकि ये सवाल मैंने पीवाईक्यू में कराया है, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने ये सवाल करा रखा है कि भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले समान तत्वों के परमाणु कहलाते हैं, तो आइसोटोप। तो राइट आंसर है बी। तो प्यारे साथियों, ये 50 सवाल हमने देखे, अब आगे 70 सवाल बचे। एक वीडियो हम और लेकर आएंगे तो उसमें सारे कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो ऐसे ही देखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए धूमधाम से।